हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम बहुत जो बड़ी खबरें होती हैं दुनिया की, उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है ये जानने के लिए कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो सीरिया का इशू है। सीरिया के सिलसिले में अभी पिछले दिनों ईरान, रूस और तुर्की के प्रेसिडेंट्स अंकारा में मिले हैं और उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं, कुछ वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाने की बात कही है। और उसके अलावा जो इदलिब में जो बाकी बचे कुचे दाइश के या दूसरे कुछ आतंकवादी संगठन हैं, उसके कुछ लोग इदलिब में इकट्ठे हैं, उस पर बात हुई है। और वो एक ऐसा इशू है जो कुछ देश, कुछ मुल्क, खुद दमिश्क उनको दहशतगर्द की नज़र से देखता है कि वो दहशतगर्द हैं, दूसरे कुछ मुल्क उनको जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स का इशू है। ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आम तौर पर हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड के जो व्यूवर्स हैं, उनमें से कुछ लोगों को ये हमेशा ये शिकायत रहती है कि सीरिया में सुन्नियों का कत्लेआम हो रहा है और उन पर कत्लेआम में ईरान उनकी मदद कर रहा है। ये एक अलग में एक बहुत ही अहम सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसमें बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और साथ साथ फॉलो भी कर रहे हैं हमारे पेज के, ताकि आपको आने वाली जो हमारी वीडियो है वो आप तक सही वक्त पर बर वक्त पहुँच सकें। हमारे साथ वाइल अब्बास साहब हैं। वेलकम वाइल अब्बास साहब। आप 30 साल से हिंदुस्तान में हैं, एक लंबे अरसे से यहाँ वेस्ट एशिया का कोई अकेला जो तन्हा जर्नलिस्ट ऐसा जो मुसलसल हिंदुस्तान में रहा है, वो हिंदुस्तान को भी बहुत अच्छे से जानते हैं और अरब मुल्कों को भी। यहाँ से न सिर्फ सीरिया की न्यूज़ एजेंसी सना के लिए काम करते हैं, बल्कि BBC और इस पूरे इलाके के कई रेडियो और टेलीविज़न स्टेशंस के लिए भी दिल्ली से काम करते हैं। और दिलचस्प और बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हिंदुस्तानी ज़बान में बात करते हैं। बीच में कहीं कहीं अगर अंग्रेज़ी इस्तेमाल करें तो उसके लिए माफ़ करें, मैं समझता हूँ आप लोग ये इतना सब जानते हैं। वाइल अब्बास साहब, वेलकम है आपका। और हमें आप बताइए कि ये जो अंकारा में मीटिंग हुई है, इसमें चूँकि सीरिया की हुकूमत की तरफ से कोई नहीं था, यानी प्रेसिडेंट वो तो थे नहीं, मसला था सीरिया, लेकिन सीरिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ये इन तीनों मुल्कों के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी मीटिंग से क्या नतीजा निकला और क्या कोई सीरिया में शांति के लिए कोई रास्ता इससे हमवार हुआ है? क्या उस तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या सूरत हाल है, आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तो तारीफ़ कर दिया था मेरे को। और मैं बिल्कुल, ये आप जो कहना चाहते हैं सीरिया के ऊपर है, तो देख लो मुल्क की शाम का मामला है जो 2011 से पहले सीरिया भी कभी लोग सुनते भी नहीं है सीरिया में क्या होता है। सीरिया में तो सेक्युलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर भी है, मल्टी पार्टी सिस्टम भी है। लेकिन जब तक अरब स्प्रिंग शुरू हो गया था तो सब लोग दुनिया कह रहे ये अरब मुल्क में सीरिया वाली भी हो जाएगी, क्योंकि वो तो कह रहे सरकार भी हतारना चाहिए। तो हतारने के लिए सरकारें और दो लोग कह रहे पॉलिटिकल एस्पिरेशन और थोड़ा इकोनॉमिक एस्पिरेशन रिफॉर्म मांग रहे, तो इसलिए थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया था। उसके बाद ये वाला हालत हो रहा है, क्योंकि जो अमेरिकन पॉलिसी का ऊपर है, जो वेस्टर्न पॉलिसी है सीरिया के ऊपर है, वो उनके लिए रिजीम चेंज पॉलिसी शुरू किया था। तो रिजीम चेंज पॉलिसी जब तक उनके 8 साल हो गया, पूरा देश का ख़राब हो गया था, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, काफ़ी लोग भाग गया था सीरिया के अंदर। आप समझ लो 50% का पॉपुलेशन कभी मतलब या इंटरनली डिस्प्लेस्ड या बाहर निकल गया, यानी लोगों को घर छोड़ के जाना बहुत छोड़ गया था, क्योंकि ये तो बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। तो अब यहाँ पर अलकायदा भी आ गया था, ये तो फिर दाश शुरू हो गया था। तो इसलिए जब तक हमको तुर्की के साथ में, तुर्की जैसे तुर्की का बिल्कुल पूरा बॉर्डर खोल दिया था, पूरा लोग वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया था, पूरा मशीनरीज भी आ गया था। आप समझ लो 3 लाख कम से कम सीरिया का और इराक अंदर आ गया था, बहुत लोग फौज आ गया था, बाहर से लोग वाले मशीनरीज है। तो यहाँ पर काफ़ी आम बंदूक भी दे दिया था, मतलब ये काफ़ी ट्रेनिंग भी किया था। और उन्होंने कह रहा आप जिहाद के लिए सीरिया के अंदर, जब तक आपके लिए सीरिया के अंदर कोई जिहादी मतलब भी नहीं है, ये तो मुसलमान देश भी है, और जिहाद किस चीज़ के लिए, तो बदनामी देते। जब जैसे जिहादिस्ट कल्चर शुरू किया अफगानिस्तान के अंदर, ये लोग वहाँ पर सीरिया के सोच रहा था ये सीरिया भी हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमको जो
अभी जब तक 8 साल बाद हो गया, ये लोग कह रहे सीरिया के अंदर रजीम बदल करना चाहिए, मुश्किल हो जाएगी, राष्ट्रपति रहेगा, तो वी हैव टू फाइंड द वे टू स्पीक टू द प्रेसिडेंट। तो तुर्की में अभी तक वो रशिया के साथ में आजकल वो होता है, क्योंकि नफरत बहुत हो गया उनके अमेरिका के साथ में, तो वेस्टर्न भी पावर उनके साथ में काफ़ी नफरत हो गया, तो इसलिए ईरान भी हमारा मदद करते। तो तीनों मुल्क में तुर्की, रूसी और ईरान में तीनों मीटिंग हो गया था डिस्कसिंग द सीरियन क्राइसिस। तो सीरियन क्राइसिस, लेकिन एक ही चीज़ वो तो मीटिंग में आ गया, सबसे ये इंपॉर्टेंट है, अहमियत है, ये तीनों है दे हैव ऑलरेडी कमिटेड टू द इंटीग्रिटी ऑफ सीरिया। हाँ, ये दूसरा यानी दो चीज़ें उन्होंने कही कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए सीरियन सरकारें जब तक वो रिफॉर्म अपराइजिंग शुरू हो गया था, ये लोग सरकार भी, हमारा राष्ट्रपति मिला था, बहुत लोग मिला, बात किया था, कह रहे क्या चाहिए आप बोलो क्या चाहिए, हम लोग उसी के हिसाब से करा देंगे। तो 95 डिमांड हो गया, 85 डिमांड हो गया 95 में दे दिया था। वो कह रहे ये हम लोग चाहिए, ये काफी उनकी मतलब ये लोग आ गए, तो लॉया आया था लोग बैठने के लिए, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वो तो एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन जब तक आपके लिए बाहर वाले के लोग हैं, जो तकफीरी वाले के लोग हैं, उन्होंने कह रहे मना करो, हम लोग नहीं चाहिए, सरकार बदल करना चाहिए। तो अभी ये लोग 8 साल के बाद कह रहे लेट अस डिस्कस पॉलिटिकल सॉल्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखने के लिए अमेंडमेंट भी कर सकते, मीटिंग आस्ताना भी हो गया था, जिनेव भी हो गया था, बाकी मतलब बात करना चाहिए, क्योंकि सीरिया के देयर इज नो पॉइंट ऑफ फाइटिंग। किस चीज के लिए आप बात कर रहे हैं? यू नीड टू सिट डाउन अक्रॉस द टेबल, आप सीधा सी बात करो और खत्म कर दो। ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक कमिटी बनाने के लिए फ्रॉम द ऑपोजिशन, फ्रॉम द सरकारी वाले लोग बैठे हैं, तो देन लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन। अब सरकार की तरफ से क्या रिस्पांस है उसका? कोई अभी कोई स्टेटमेंट कोई आया अंकारा के फैसले के बाद में? कमेटी कब बनेगी, क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अभी तक वो शुरू कर रहा है, बिल्कुल शुरू कर रहा है। अभी तक हमारे सरकारी वहाँ पर ये सीरिया सरकारी वहाँ बिल्कुल शुरू कर रहे थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन है नाम भी दे दिया था, जो लोग वहाँ पर जेनेवा में मीटिंग वो जो नाम दे दिया था, नहीं मतलब फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बारे बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी और उसमें सब सीरियंस होंगे, सब सीरियन है। कोई हम लोग इसलिए कह रहे हैं सीरियन सोल्यूशन फॉर सीरियन बाय द सीरियन। सही। अच्छा, जो तकफीरी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बहुत से लोग शायद हमारे नहीं जानते होंगे, तकफीरी उस खित्ते में किन लोगों को कहते हैं, थोड़ा सा आप बताइए। देख लो, अगर आप ये हमारा मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था 1982 सीरिया के अंदर, ये हम लोग बिल्कुल बैन कर दिया था, क्योंकि दे वेंट फॉर आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो सरकारें कह रहे बैन कर दिया था, बंद कर दिया था। लेकिन जो अंडरग्राउंड उन्होंने शुरू किया था, उसके साथ ही है, जब तक हमारे लोग वहाँ पर अमेरिकन सरकार या इराक की सरकारें हाथ हार दिया था, उन्होंने अमेरिकन खुद बताया था आज इराक में कल सीरिया है, तो उनकी शुरू किया था। मतलब ये तकफीरी ग्रुप है जो वहाँ पर मैं शुरू किया था, अलकायदा और दाइश वाले लोग के वहाँ पर जो इराक में बन गया था, सीरिया भी आ गया, क्योंकि सीरिया के अंदर कैसे शुरू हो गया, मैं आपके लिए समझा देंगे थोड़ी सी। 2003 है जब तक अमेरिकन इन्वेजन इराक हो गया था, तो हमारे देश में काफी लोग वहां पर है, मुजाहिदीन आ गया सीरिया के अंदर, वो तो इराक में जाना पड़े। तो ये बाकी लोग है, उनकी ट्रेनिंग भी कर दिया था वहां पर बाहर से, लेकिन आ गया था इराक में जाने के लिए, लेकिन उसके बाद सीरिया में रहेगा। तो ये सीरियन वाले लोग के सऊदी अरेबिया का, कतर वाले का काफी पैसा भी दे दिए थे लोग के। मैं वही पूछना चाहता था कि जब इस्लामिक मुस्लिम ब्रदरहुड का जिक्र आता है तो जहन में जाता है इजिप्ट का एक वहाँ, और जब हम अलकायदा की बात करते हैं तो वहाबी नज़रिए की तरफ, सऊदी अरब की तरफ जाता है। तो क्या सीरिया में आकर के ये दोनों हार्डलाइन नज़रिए एक साथ मिलकर के सीरियन हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, क्या था? थोड़ा सा इसे सीरियन कभी हमको देख लो, हमको सेक्युलर नेशन है, अभी हमारे देश में कभी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। मतलब ये रिलीजियस पार्टी। तो जब तक अर्दोगान आ गया था, अर्दोगान ही इज द डी फैक्टो खलीफा, ये खुद वो कह रहे थे सपोर्टिंग मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने काफी सपोर्ट कर दिया था। और हमारी सरकारी भाई, अगर आपको याद है और आप टीवी में देख रहे हो, यूपी में यूट्यूब देख रहे हैं, कम से कम 10 साल के अंदर अर्दोगान और मिस्टर प्रेसिडेंट बशर अल-असद के दोनों के भाई हैं। मतलब 10 साल के अंदर इतना प्यारी है, इतना देश के अंदर जा रहे हैं, वो तो खाना खाते चलते रहेंगे, उसके कोई रुकते भी नहीं है, बहुत मतलब नजदीकी ताल्लुकात, और कतर के साथ भी है। लेकिन विकीलीक्स जब तक उनकी खुद बताया था, खुद उनकी दिखा रहे हैं, ये विकीलीक्स कह रहे अमेरिकन इंस्ट्रक्शन कतर और तुर्की में दे दिया था, इसकी देते हैव अ गुड रिलेशन विद असद। जब तक उनकी पहले जो चाकू मार दिया पीछे, वो तो
तो अर्दोगान खुद आ गया कह रहे यू गिव 1/3 ऑफ द कैबिनेट टू मुस्लिम ब्रदरहुड। आप प्रेसिडेंट सरकार कह रहे, लेकिन हमारा सरकार कह रहे देख लो मिस्टर प्रेसिडेंट, हमको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिलीजियस पार्टी है नहीं, तो इसलिए नफरत हो गया, तो पूरा बॉर्डर खोल दिया था जिहादी के लिए। अच्छा, आमतौर पर लिजा है सऊदी अरेबिया और कतार में काफ़ी पैसा जमा कर दिया था। खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या वो जो हमद बिन जासिम, वो तो कतर वाली बीबीसी उसने बीबीसी में भी कहा 137 बिलियन डॉलर्स खर्चा किया था सिर्फ कतर। ये कतर के फॉर्मर आप ये समझ लो बाकी गल्फ कंट्री कितना खर्चा किया, 600 बिलियन डॉलर्स to destabilize Syria. इसका एक ऑब्जेक्टिव है to make Israel dominance और satisfy the American objectives और कुछ और। अच्छा, एक आम तौर पर कुछ एक तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान की एक आम तौर पर कुछ हमारे व्यूवर्स भी कभी कभी कहते हैं कि वो बहुत अच्छा लीडर है और वो तो खिलाफत उस्मानिया का दौर वापस आने वाला है। तुर्की ने जिस तरह से इन दाइश के लोगों को, मर्सनरीज़ को इस्तांबुल वन वे टिकट लेकर के आ जाओ और जाओ सीरिया और इराक, उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए कि ये आखिर कल जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, आज वो ईरान और रूस के साथ बैठ कर के बात कर रहा है। क्या वो अपने उस मकसद में नाकामी के बाद मजबूर होकर के ऐसा कर रहे हैं? क्या उन्हें कोई अपना पॉलिटिकल मकसद कोई हासिल हो सका? देख लो आजकल जो लीडर है बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट उनकी है नहीं है, उनकी मतलब उनकी लोग के लिए काम नहीं करते, दे आर पपेट रिजीम। आप देख लो अपने लोगों के लिए काम नहीं करते। नहीं, पाकिस्तान देख लो पहले। पाकिस्तान जब तक वो अफगानिस्तान के ऊपर हो गया था, अलकायदा शुरू किया था, USSR यूएस खुद आ गया था, सब ISI और सऊदी वाले का इंटेलिजेंस है और CIA, वो तीनों है वो अलकायदा बनाया। बिल्कुल। तो अभी तक पाकिस्तान इज सफरिंग, अभी उनकी विक्टिम ऑफ टेररिज्म, क्योंकि उनकी खुद बनाया था। जो आप जहर बनाने के लिए जो जहर खाना बनाते आप जहर खाते, बिल्कुल ये तो हमारा मसल है। लेकिन तुर्की में अंदर आ गया था, ये तो तुर्की कह रहे पूरा बॉर्डर 950 किलोमीटर है, वो पूरा खोल दिया था। वो कह रहे लोग कैसे आ गया? अब खुद उन्होंने एडमिट किया था, खुद उन्होंने सपोर्ट कर दिया था, खुद उनकी बच्चा भी है, वो तो तेल खरीद लिया था $10 मिलियन हर हफ्ता में पैसा बनाने के लिए। अर्दोगान और उनका बच्चा भी है, सारी दुनिया लिखा पेपर है। और उनकी अभी आप देख लो तुर्की में क्या होता है। वी लव तुर्की, हमारा नजदीक है, रिस्पेक्टेड द तुर्किश पीपल। लेकिन सरकारें जब तक आ गया था उनकी दिमाग में एक ही है, उम्मा इस्लामिक उम्मा है, जब तक हमको यूनाइट करना चाहिए तो एक खलीफा है, और ये खलीफा बगदादी आ गया था, पब्लिकली इनडायरेक्टली ही इज द खलीफा, वो तो मांग रहे हैं। अच्छा, अर्दोगान ने एक बात और कही है इसी मीटिंग के दौरान, ब्रीफिंग जो उन्होंने दी उसमें ये कहा कि देर ज़ोर और रक्का इस इलाके को जोड़ता हुआ तुर्की के बॉर्डर से स्पेस हमें दे दो, ताकि हम जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं हम उनको वापस वहाँ बसा लें और हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। तो उस पर क्या है, क्यों ऐसा? मतलब क्या सीरिया अपने मुल्क की ज़मीन को तुर्की के हाथ में दे सकता है इस काम के लिए? ऐसे क्या मतलब, क्यों ऐसा अभी भी वो ऐसा बोल रहे हैं? देख लो तुर्की में बिल्कुल भी ईमान काम करते हैं, ये भी ईमानी है। अगर आप स्कूल का बच्चों का किताब खोलते देखने के लिए आप सीरियन मैप और इराक मैप आप देख लो, पूरा देश के 1/3 ऑफ सीरिया वो खाते। अच्छा, मोसुल के अंदर भी खाते, वो तो दिखा रहे, वो तो फिरने के लिए बच्चों के स्कूल में जा रहे हैं, ये तो पढ़ने के लिए वो कह रहे दिखा देंगे ये स्कूल का कहाँ है, ये देश कहाँ है, ये हमारा मुल्क है, मतलब तुर्की का मुल्क है। ऑलवेज आइंग अलिपो, ऑलवेज आइंग मोसुल उनकी दिमाग में, क्योंकि हमारे एक प्रोविंस है 1932, जब तक 1932 तो हमको वी वर अंडर द फ्रेंच मैंडेट, तो फ्रांस में हमारा सीरिया में ऑक्यूपाई किया था। उन्होंने लिवा स्कंदरोन जो हमारा स्कंदरोन प्रोविंस में उन्होंने दे दिया था तुर्की के लिए। तो इसलिए उनकी ये तो जगह है जो पेट्रोल भी है, गैस भी है, उनकी पूरा ये जगह मांग रहे हैं उनके लिए। तो हमारे आप समझ लो ये दुनिया में दिखा दो, जब तक उनकी ये टेररिस्ट कैंप खोल दिया था और ह्यूमैनिटेरियन कैंप भी खोल दिया था सीरिया के अंदर 2011 3,500 कैंप बनाया था सीरिया के बॉर्डर, जब तक हमारे पास सिर्फ 40
है, रेफ्यूजीज आ गया था उनके पास। आप ये समझ लो किस चीज़ के लिए इंटेंशन एक ही है, इंटेंशन एक्सोडस ऑफ द सीरियन। और उसके बाद जैसे उनकी बिल्कुल ये तो कहानी डुप्लीकेट ऑफ इस्लामिक प्रोविंस में जो हमारा लिबास के अंदर हो, खुद मुस्लिम ब्रदरहुड वाली का लोग है, इख्वानुल शयातीन, इख्वानुल मुस्लिमीन, ये खुद वहाँ पर दे दिया उनके लिए। ये कह रहे हमको ये तुर्की लेना चाहिए, हमको नहीं सीरिया नहीं मांग रहे। तो उन्होंने यहाँ पर रेफरेंडम बनाया था, पहले रेफरेंडम हमारे लोग सीरिया मांग रहे, फिर फ्रांस में खुद कंस्पायर विद द तुर्किश गवर्नमेंट वो ले गया था। अभी उनकी ये तो कहानी कह रहे हज्जत है, ये कह रहे हमारा ये बनाने के लिए लावारिस वाले लोग आपको देने के लिए। आप लावारिस क्यों बनाया था? आप जब तक आप खुद खोल दिया था बॉर्डर, खुद आप सीरियन वाले के लोग भाग गया था और ब्लैकमेलिंग यूरोप, अभी तक यूरोप का आपका पैसा नहीं देते और कह रहे हम लोग सीरिया वापसी करने के लिए। ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल इंटेंशनल इज अ कॉलोनियल एग्रेशंस अगेंस्ट द सीरियन पीपल एंड द इराकी पीपल। इनकी खलीफा है खिलाफत, अभी तक हम सारी दुनिया मालूम है। ये दाइश कहाँ से आया? वो दाइश उनकी घर पे आया था। ये तो हमारा ये जो अर्दोगान में कह रहे, ये तो बिल्कुल इस्लामिक नाम बदनामी खराब कर दिया था, मुस्लिम का, कुरान का, हकीम का, ये तो बिल्कुल गलत समझ गया। उनकी दिन में 1993 है, जब तक उनके हाथ में अंगूर है, वो कह रहे ये हमारा अंगूर है हाथ में और ये सिर्फ ये हमारे पास में, और कुरान दूसरे हाथ में, कह रहे हमारे पास कोई पैसा भी नहीं हो रहा है। अभी तक देख लो उनके ही अमंग द 10 richest man in the world, ये पैसा कहाँ से आया? और तुर्की के अंदर आप ये समझ लो सबसे मैक्सिमम जर्नलिस्ट अंदर डाल दिया था, सबसे नंबर एकेडमिशियन जेल में डाल दिया, गैंगिंग एवरीबडी, और बिल्कुल तोरा ऑटोनोमस डिक्टेटोरियनशिप बनाया था। तो किस चीज के लिए आप बात इस्लामिक बात करके आप यू फर्स्ट यू फिक्स योर हाउस इन ऑर्डर। सारी दुनिया मालूम है अभी नेक्स्ट तुर्की, क्योंकि अभी तक जो दाइश वाले लोग आ गया, अभी 12,000 तुर्किश दाइश भी है उनके देश के अंदर आ गया। अभी क्या करना चाहिए? अभी इदलिब के अंदर आप समझ लो, मैं वही इदलिब 55,000 लोग है, 55,000 मिशनरीज है और सारी दुनिया है, सबको उन्हें रिनाउंस उनका नेशनलिटी है। वो कह रहे हमको नहीं चाहिए, तो किस चीज़ को कहाँ जाएंगे? तुर्की में अंदर जाएंगे। तो ये इदलिब में मैं भी चूँकि सीरिया के वाक़यात को नज़दीक से देखने की कोशिश करता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ शहरों से जब इन दहशतगर्दों को बसों में बिठा करके इदलिब भेजा जा रहा था, तो ये मर्सनरी, शायद आप सभी लोग ना समझ पाएँ, मर्सनरी उन्हीं दहशतगर्दों के लिए बता रहे हैं जो दाइश के, जिनको ISIS कहा जाता है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, उन दहशतगर्दों को अलग अलग शहरों में जहाँ कब्ज़ा किया हुआ था वहाँ से एग्रीमेंट्स कर करके वहाँ से निकाला गया। उनको सीरिया की हुकूमत की कोशिश ये है कि उन्हें ज़िंदा बाहर निकाल दिया जाए। अब एक बड़ा सवाल यह है कि वो मुल्क वापस नहीं ले रहे जिनके वो शहरी हैं, और वहाँ पर उनका क्या हो, कहाँ चले जाएं। इदलिब के बारे में थोड़ा सा बताइए कि तकरीबन अभी इस वक्त जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो सप्लाईज़ हैं वो कहाँ से आ रही हैं, क्या हो रहा है, किस तरह से लोग जिंदा हैं, वो मर्सनरी दहशतगर्द जो भी हैं वो कैसे रह रहे हैं? यानी उस तरफ क्या आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या कोई चीज़ कुछ इफेक्टिव है या नहीं है हमारे इदलिब के और तुर्की के बॉर्डर के बीच में? देख लो 950 किलोमीटर में जो बॉर्डर वो तुर्की है, नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पूरा वो तुर्की के कंट्रोल कर रहे हैं और अमेरिकन ट्रूप भी कंट्रोल कर रहे हैं। दो चीज़ है, एक अमेरिकन इंटेंशन है टू क्रिएट एनक्लेव ऑफ द कुर्द। आप ये समझ लो माइनॉरिटी कुर्द भी सीरिया के अंदर भी है। अमेरिकन में प्लान इज टू क्रिएट स्टेट ऑफ द कुर्द इन सीरिया। तो इसलिए अर्दोगान में अभी बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि ही वाज चीटेड बाय द अमेरिकन। वो तो खियानत किया था अमेरिकन में, बल्कि उन्होंने गद्दारी कर दिया था। वो कह रहे आप सपोर्ट करें सरकारी हटाने के लिए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक सरकार नहीं गया था और अभी तक उनके खुद देखा ये हमारा, वो कहाँ लोग जा रहे हैं, ये तो कुर्दिश देश बनाने के लिए उनके बहुत डर लगता है। वो तो एक स्टोरी, एक कहानी है। दूसरी कहानी इदलिब में, और बिल्कुल नजदीक तुर्किश बॉर्डर है। आप अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो, पूरा आम है, पूरा मतलब एम्यूनिशन, पूरा मशीनरीज खुद साइफोन कर रहे वहां पर ले गया था। और हमको सारी दुनिया का मालूम हो गया था ये इदलिब वाले के लोग वहां पर सबसे बड़ी वाली टेररिस्ट में इंटरनेशनल टेररिस्ट। और हमारा देश के अंदर आप ये समझ लो सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो यूरोपियन भी, अमेरिकन भी और हमारे अरब मुल्क में देश का आया था हमारे सीरिया सीक्रेटली, और कह रहे सरकार के लिए देख लो हमको ये मशीनरीज हमको नहीं चाहिए, आप खुद जो मर्जी करो, आप
पावर में रहने के लिए, हाँ। और लेकिन हमको ये मार दो। और जब तक हमको मरने के लिए वो कह रहे नहीं पब्लिक ह्यूमन राइट इशू है। हाँ। तो इडलिब, इसलिए इडलिब सबसे खतरनाक देश है, जगह है, क्योंकि वहां पर अभी सिर्फ देख लो अलकायदा कितने मुल्कों के टेररिस्ट हैं वो तो तकरीबन? 55,000 लोग हैं। 55,000 नेशनलिटीज कितने मुल्कों की वो तो हैं? यही मैं 80 नेशनलिटीज भी है। 80 मुल्कों के 80 मुल्क को वहां पर रहने के लिए हमको सारा पेपर दे दिया था। अगर यूएन आप देखना चाहिए। देखिए साहब, ये कितनी बड़ी बात है कि 80 मुल्कों से दहशतगर्दों को इकट्ठा किया जाता है, इस्तांबुल एयरपोर्ट से लाया जाता है, और ये बहुत से लोग तो मारे जा चुके हैं। अब जो बाकी बचे हैं ये 80 मुल्कों के हैं, जो अलग अलग सीरिया के शहरों को जब खाली किया गया है टेररिस्ट से, उनको इकट्ठा किया गया है और उनको लाया गया है इस्तांबुल के रास्ते से, तुर्की के रास्ते से, जिनको सीरिया और इराक में भेजा गया था। ये कितना बड़ा जुल्म है कि एक मुल्क अपने पड़ोसी मुल्कों पर इतना बड़ा जुल्म कर रहा है, और वो अपने आप को पूरी दुनिया के मुसलमानों का लीडर भी कहलवाना चाहता है। और जो आपने एक बात कही वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका तुर्की के भी ख़िलाफ़ एक तरह से काम कर रहा है ताकि वहाँ पर कुर्दों का एक एरिया बन जाए, और सीरिया के भी ख़िलाफ़ काम कर रहा है। तो इसका मतलब अमेरिका ना सीरिया का दोस्त है ना ही तुर्की का दोस्त है, वो अपने आप। एक बात और बता दूं मैं, जो अमेरिका की फ़ौजें वहाँ पर हैं, तुर्की की फ़ौजें हैं, उसको सीरियन गवर्नमेंट बशार अल असद की हुकूमत ऑक्यूपाइंग फोर्स कहती है, गैर कानूनी तौर पर आए हुए फ़ौजी। इनकी ये हालत है कि ये अपने आप को, दोनों ही देश पूरी दुनिया में एक इंसानी चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं, इंसानियत पसंद चेहरा। आपको एक ख़ास बात आखिरी सवाल मैं आपसे करूं। आम तौर पर ये कहने की कोशिश की जाती है कि सीरिया में सुन्नियों का कत्लेआम हो रहा है और ईरान शिया सुन्नियों का कत्लेआम करा रहा है। उसमें क्या कुछ है, और ख़ुद क्या जो हुकूमत में लोग हैं आपके मुल्क में सीरिया में, क्या वो किसी ख़ास मज़हब या किसी फ़िरक़े को प्रमोट करते हैं क्या? क्या है वो, थोड़ा सा बताइए, चूँकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझसे बार बार बहुत से व्यूवर्स शिकायत करते रहते हैं कि साहब आप सीरिया के बारे में कुछ नहीं बता रहे, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। हमें आपके लिए दो चीज़ बताना चाहिए जल्दी से जल्दी से। हाँ। सबसे पहले आप जब तक हमारे यहाँ पर वो तो टेररिस्ट में तो हतार दिया था, दाइश वाली का जो देर जोर हंसा कर निकाल दिया था, कम से कम 3,000 मासूम बच्चों का लावार ऐसे मालूम भी नहीं किसका पाप है किसका माँ है, कौन से दीन में कह रहे ये मुसलमान वाले लोग है, शादी कर दिया लड़की, ये मालूम भी नहीं कौन कौन है, उनका पापा कौन है। ये दूसरी बात, अगर आपके लिए शादी से बात करने के लिए जो तो मुसलमान वाले लोग कह रहे हैं, और शादी के लिए दो गंदी का शादी हो सकता है, हर लड़की में दो गंदी के लिए शादी करने, कौन सी तालीमात तो कुरान करीम ये कह रहे हैं करना चाहते हैं, ये तो गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोग हैं, आप ये बिल्कुल टेररिस्ट में वहां पर सफाई कर दिया था, फिर हमारे इदलिब छोड़ दिया था, सिर्फ दाइश और ISIS, ये जो दाइश और वो अलकायदा जो दोनों का इंटरनेशनली बैन उसके लिए। दूसरी बात ये, अब ये भी समझाना पड़ेगा ये लोग के, अगर हमारे देश में, अगर हमारी सरकार, आप यू वांट टू टॉक सेक्टेरियन, मैं आपके सेक्टेरियन बात कर रहा हूं, अगर हमारी सरकार है, राष्ट्रपति है, वो तो ही इज अ शिया, है सुन्नी, और इनकी दोस्त मतलब बहन शिया, उनके हस्बैंड है सुन्नी है। आप मेरे को समझा दो, ये लोग के सुन्नी शिया के बात करना चाहते हो, किस चीज किसकी बात करना? यू आर ओनली प्लेइंग इन द हैंड ऑफ द टेररिस्ट एंड द वेस्टर्न मीडिया। और अगर आपके लिए वो हिज्जत कुछ नहीं है सीरिया के लिए, आप देख लो, जब तक आप ये कह रहे हैं, ये तो गलत बात है। गलत बात है, क्योंकि ये लोग वो समझाना पड़ेगा, हाउ कैन यू रिक्रूट पीपल टू फाइट इन सीरिया फॉर जिहाद। अगर आप करिए तो देख लो सुन्नी का मासूम, सुन्नी का मासूम क्या होता है? हमारा आर्मी है 95% सुन्नी है, तो अभी सरकार के साथ में, अगर सरकारी साथ में बैठा है, और सरकारी में कम से कम 12 मिलियन लोग है, उनकी दे हैव शिफ्ट ट्रांसफर फ्रॉम द अदर प्लेसेस, सीरिया के सरकारी के अंदर आ गया, वो क्यों मारते नहीं है? मतलब दिस इज ओनली जनरल इंप्रेशन, विस्तृत इंटरेस्ट। जब तक आपकी एम है, आपके ऑब्जेक्टिव रिजीम चेंज करना चाहिए, और आपके लिए बिल्कुल फेल हो गया था, इसलिए आपका कहानी बनाने के लिए, और कोई हजत है नहीं उनके पास। तो इसलिए सरकारी में अभी तक देख लो, हमारे देश के अंदर देयर इज नो सुन्नी शिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी, कुछ भी नहीं है। हमको ये सारी दुनिया के चैलेंज करते हैं। आप दे दो मेरे को 2011 से पहले कभी एक सीरियन टेररिस्ट भी है, कभी जिंदगी में? अलकायदा में कितना लोग वहां पर अफगानिस्तान आ गया, एक सीरियन का नाम दे दो, कोई नहीं है।
है, क्योंकि हमारी मतलब हमको उमैयद डायनेस्टी है, उमैयद जो हमारा बिल्कुल हलीम है, जो सब्र कर रहा है, जो मॉडरेट है, ये हमारा असल मुसलमान वाले लोग है जो हनफी और शाफिई फॉलो कर देंगे सीधे अदर। ऐसा नहीं हो सकता ये कह रहे ये तो सुन्नी शिया का बात करना है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। यू आर प्लेइंग एट द हैंड ऑफ द योर वेस्टेड इंटरेस्ट नेशन। आमतौर पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये सुन्नियों का कत्लेआम, ये बहुत ही मैं आपको अपना कुछ ऑब्जर्वेशन बताता हूँ साथ साथ। ये जो जहाँ भी अमेरिकन आते हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडे के साथ, वहाँ सुन्नी शिया डिवाइड की बात करते हैं। मैंने इराक वार 2003 कवर की है दूरदर्शन के लिए। वहाँ 40% सुन्नी और शिया फैमिलीज़ के बीच में शादियाँ होती रही हैं। जब से अमेरिकन्स वहाँ पर आए हैं, वहाँ ये कहना शुरू कर दिया कि सब सुन्नी और शिया आपस में लड़वा दें और बम धमाके कराए, क्या क्या कराया। यही काम ये सीरिया में भी कराना चाहते थे, सुन्नी और शिया डिवाइड करने के लिए, लेकिन वहाँ मजबूती से हुकूमत और हुकूमत के साथ पब्लिक और उसके साथ ईरान और रूस और हिजबुल्लाह, इन सब लोगों ने इस मुल्क को बचाने में पूरी मदद की है। आज काफ़ी हद तक वो मसला हल हो चुका है, ज़्यादा हिस्से से दहशतगर्दों का सफाया हो चुका है और बशार अल असद हुकूमत को बदलने की बात अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, रजीम चेंज की बात हमारी नहीं है। हालांकि ट्रंप की किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो ईरान के बारे में भी पिछले दिनों ये कह चुके कि हम रजीम चेंज नहीं चाहते, सीरिया के बारे में भी, लेकिन कब वो बदल जाएंगे कोई नहीं जानता। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आपके लिए एक ऐड करना चाहिए। जब तक 2000 बन रहा है, जब तक रूसिया और ईरान सपोर्ट नहीं किया सरकार में, हम लोग ये कह रहे सीरिया हिस्ट्री भी आ गया, क्योंकि ये तो 108 मुल्क में, देश में अगेंस्ट द सीरियन गवर्नमेंट। आप ये सिर्फ ईरान और रूसी की बात कर रहे हो, दैट सपोर्टेड सीरियन गवर्नमेंट। तो हु फाइटिंग टेररिज्म? टेररिज्म सिर्फ अल हश्द शाबी जो इराक वाली के लोग हैं और हमारा ईरान के साथ में और रूसी के साथ में, क्योंकि टेररिज्म इज अ प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट में पॉलिटिकल माइलेज अमेरिकन एंड द वेस्ट वांटेड टू गेन ऑन आउट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। वाइल अब्बास साहब ने हमें टाइम दिया और जिस बारीकी से उन्होंने बताया और हमें हिंदुस्तानी ज़बान में बताया, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम था। और अब तक मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत सी चीज़ें साफ़ हो गई होंगी। मैं इंशाल्लाह इसके बाद भी कुछ ऐसे मौज़ूआत पर वाइल अब्बास साहब के पास आता रहूँगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।